So today our next topic of thermodynamics is second law of thermodynamics. आज हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ के बारे में। सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हमें सेकंड लॉ की ज़रूरत पड़ी। अब सो डे आवर फर्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब देखो लिमिटेशंस देखते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, जिसके अंदर जो हमारा फर्स्ट लिमिटेशन है वो क्या है। फर्स्ट, इट डज नॉट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ लॉ ऑफ हीट। जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो हमें हीट की डायरेक्शन, हीट के फ्लो करने की डायरेक्शन नहीं बताता कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अब जैसे हम देखते हैं कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है, बट फर्स्ट लॉ ये नहीं कहता कि हीट लोअर टेम्परेचर से हायर में नहीं जाएगी। उसके अकॉर्डिंग तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एनर्जी कंजर्व्ड होनी चाहिए। अगर एनर्जी कंजर्व हो रही है तो हीट लोअर से हायर में भी जा सकती है। अगर हीट गेन बाय वन बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय अनदर बॉडी है तो ये प्रोसेस भी पॉसिबल हो सकता है कि हीट हमारी लोअर टेम्परेचर से हायर में फ़्लो करे, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जो फर्स्ट लॉ है तो इसने डायरेक्शन नहीं बताई हीट के बारे में, इसने सिर्फ बताया भाई हीट का एक्सचेंज होगा। सो ये हमारी होगी फर्स्ट लिमिटेशन। अब जो सेकंड लिमिटेशन है वो क्या है, इट डज नॉट टेल वेदर ए प्रोसेस इज़ पॉसिबल और नॉट। से जो फर्स्ट लॉ है वो हमें नहीं बताता कि कोई भी एक प्रोसेस है वो पॉसिबल होगी या नहीं होगी। अब जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल में हम क्या लेते हैं, एक कप ले लेते हैं चाय का। अब क्या होगी, अब हम उस कप को थोड़ी देर रख देते हैं तो हीट फ्लो कर जाती है चाय से सराउंडिंग में। टी से सराउंडिंग में हीट फ्लो करी तो टी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। बट ऐसा भी पॉसिबल होना चाहिए कि जो चाय है वो सराउंडिंग से हीट ले और वापस गर्म हो जाए, बट प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो जो फर्स्ट लॉ है ये हमें नहीं बता पाया कि कौन सी प्रोसेस होगी और कौन सी प्रोसेस नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट है थर्ड लिमिटेशन है वो क्या है, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। अब देखो हमारे पास दो प्रोसेस होती है। फर्स्ट लॉ में हम क्या करते हैं, एक तो वर्क डन को हीट में कन्वर्ट करते हैं और सेकंड हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं। अब जो वर्क डन है उसको तो हम कम्प्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर इसका एग्जांपल देखें तो हम हमारे हाथों को रगड़ते हैं तो हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, अपने हैंड्स पर वर्क डन किया और वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में। तो वर्क डन तो कम्प्लीटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाए, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ है ये नहीं बता पाया कि ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं होता कि हम जो हीट है उसको यूज़ करके सारी की सारी जो हीट है उसको यूज़ करके वर्क डन कर सकें। अब जैसे इसका एग्जांपल देखें हम, हीट इंजन ले लेते हैं। हीट इंजन में क्या करता है, हीट इंजन सोर्स से हीट लेता है और कुछ अमाउंट ऑफ हीट से वर्क डन करता है और बाकी की सिंक को वापस दे देता है। तो उसने सारी की सारी हीट वर्क डन में यूज़ नहीं करी। अब जैसे हम कोई मशीन्स देखते हैं वो वर्क डन करती हैं, वर्क डन हम हीट दे रहे हैं वो वर्क डन कर रही है, तो लेकिन जो मशीन के आसपास का एरिया है वो भी गर्म हो जाता है साथ में। तो उसने सारी की सारी हीट तो वर्क डन में यूज़ नहीं की, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट वो क्या करता है, सराउंडिंग में रिजेक्ट कर देता है। तो लेकिन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके अकॉर्डिंग तो जो हीट है वो कम्प्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्यों हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी कंजर्व्ड होनी चाहिए। अगर दो सिस्टम के बीच में हीट का एक्सचेंज हो रहा है तो वो कंजर्व्ड रहेगी एनर्जी। जैसे एक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज हो रहा है तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग की जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी। तो ये सारी लिमिटेशंस थी फर्स्ट लॉ की, जिसकी वजह से हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ज़रूरत हुई। To overcome these limitation, another law is needed which is known as second law of thermodynamics. So अब हम देखेंगे जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसने हमारी हेल्प की प्रिडिक्ट करने में कि कोई रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती, और उसने क्या बताया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी बता दिया। और एक और क्या दे दिया उसने कि जो एनर्जी है उसको हम कम्प्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते।
अब हम देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कुछ डेफिनेशंस थी जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो किसने दी, केल्विन और प्लैंक स्टेटमेंट। तो इसको क्या बोलते हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्योंकि ये किसके द्वारा दी गई, केल्विन और प्लैंक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दी थी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि अगर कोई इंजन एक साइकिल में वर्क कर रहा है, साइकिल में यानी एक जगह से हीट ले रहा है दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर रहा है या फिर वर्क डन कर रहा है, तो ये साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। तो कोई भी एक मशीन जो साइकिल में वर्क कर रही है तो उसके लिए इम्पॉसिबल होगा ये कि वो क्या करे, जो सारी की सारी वो हीट ले रहा है रिजर्वोयर से, वो सारी हीट एब्जॉर्ब करे और उस सारी की सारी हीट से क्या कर दे, वर्क डन कर दे। अगर हम सिंपली बोलें तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है इंजन की वो कभी भी 100% नहीं हो सकती। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ तो कैसे बोल सकते हैं हम, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए इंजन विच इज़ वर्किंग इन ए कंप्लीट साइकिल विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम ए हीट रिजर्वोयर एंड कन्वर्टिंग इट कम्प्लीटली इनटू वर्क। तो किसी भी इंजन के द्वारा ये पॉसिबल नहीं है कि वो जितनी हीट रिजर्वोयर से ले रहा है उस सारी की सारी को किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। तो ये हमारा किसने बताया, सेकंड लॉ ने बता दिया। सेकंड क्या है हमारी, क्लोसियस स्टेटमेंट। क्लोसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू कन्वे हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एट हायर टेम्परेचर। तो क्लोसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी मशीन के द्वारा ये इम्पॉसिबल होगा कि वो हीट कन्वे कर दे या फिर हीट ट्रांसफ़र कर दे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। जो फर्स्ट बॉडी है वो किस पे होगी, लोअर टेम्परेचर पे, और सेकंड है वो हायर टेम्परेचर है। तो किसी भी मशीन के द्वारा ये इम्पॉसिबल होगा कि वो लोअर टेम्परेचर से हीट ले और उसको बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के हायर टेम्परेचर पे पास कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो सिर्फ यही होगी कि जो हीट है वो हमारी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में ही फ़्लो करेगी हमेशा। लेकिन अगर हम कोई एक्सटर्नल एजेंसी यूज़ करें तो उसकी वजह से जो हीट है वो लोअर से हायर में जो लोअर से हायर में हम पास कर सकते हैं। तो ये किसने बताया, हमारी क्लोसियस स्टेट ने। अब ये इसकी डेफिनेशन हो गई, हीट विल नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम वन बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क और यूजिंग एक्सटर्नल एजेंसी। तो ये वही बात है कि हीट अपने आप लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी में नहीं फ्लो करेगी विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल एजेंसी। अगर हम एक्सटर्नल एजेंसी यूज़ करें तो तब वो जो हीट है वो लोअर से हायर में फ्लो कर सकती है। जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर तो सबके घरों में होता है। तो हमने देखा होगा कि जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है सिंक से। जो हमारा सिंक होता है वो किस पे होता है, लोअर टेम्परेचर पे। तो वहाँ से हीट लेता है और उसको सोर्स को दे देता है। जो हमारा सोर्स होता है वो किस पे होता है, हाई टेम्परेचर से। लेकिन जो रेफ्रिजरेटर है वो किसका यूज़ करके करता है ये काम, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। तो उसने एक्सटर्नल एजेंसी का यूज़ किया जो कि थी इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उसने लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट का फ्लो करवा दिया। अब अगर हम देखें फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेकंड लॉ की फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है। फर्स्ट तो यही कि हीट कैन नॉट पास स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू ए वार्मर बॉडी, की हीट अपने आप कोल्डर बॉडी से वार्मर बॉडी में नहीं फ्लो कर सकती। सेकंड क्या है, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंड टू बी मैक्सिमम। जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। वो हमेशा मैक्सिमम होने की कोशिश करती है। एंट्रोपी क्या होती है, बेसिकली एंट्रोपी इज़ द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। किसी भी सिस्टम में कितना डिसऑर्डरनेस है, ये क्या होती है, एंट्रोपी। अब जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या बताता है हमें, वो किसकी तरफ डायरेक्टेड है, टूवर्ड्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट। अब हमने देखा कि हम जो वर्क डन है उसको तो हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इसकी जो रिवर्स प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं हो पाती कि हम हीट को कम्प्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट कर दें। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली इस पे ही बेस है कि जो हीट है उसको हम कम्प्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते।
द प्रोसेस, एग्जाम्पल देखें अगर हम तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वर्क इनटू हीट ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कि जो वर्क डन है, वर्क डन का हीट में कन्वर्जन हुआ है फ्रिक्शन के कारण, अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स करें तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, जैसे ही हम क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में, फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ब्रेक और टायर के बीच में क्या लगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगा। उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में। बट अब देखो जो हीट सराउंडिंग में गई है, क्या अब हम उस हीट का यूज़ करके फिर से हमारी जो गाड़ी है उसको मोशन में ला सकते हैं? नहीं ला सकते, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा किसने बताया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने। अब देखो जो हीट है वो बेसिकली क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिसऑर्डर्ड मोशन। जो डिसऑर्डर्ड मोशन होता है उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होता है तब तो वो तो हीट, उसको हीट बोलते हैं। और कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्डर्ड मोशन उसको क्या बोलते हैं, वर्क डन। ऑर्डर्ड मोशन में काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। अब देखो वर्क डन जब हीट में कन्वर्ट होगा तो हमारा जो ऑर्डर्ड मोशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, डिसऑर्डर में। तो ये तो पॉसिबल है कि हम ऑर्डर से डिसऑर्डर में जा सकते हैं, लेकिन इसका रिवर्स है वो पॉसिबल नहीं है। रिवर्स पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि देखो किसी भी डिसऑर्डर्ड सिस्टम से ऑर्डर्ड सिस्टम में जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो हीट है वो कम्प्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। हम वापस कर तो सकते हैं डिसऑर्डर से ऑर्डर्ड सिस्टम में, लेकिन कम्प्लीटली नहीं कर सकते कि जैसा हमारा सिस्टम पहले था वो वैसा का वैसा बन जाए। कुछ अमाउंट ऑफ हीट है उसका लॉस होगा ही होगा। तो इसीलिए जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो क्या होती है, ऑलवेज इंक्रीज होती है, बिकॉज क्योंकि वर्क डन है वो हीट में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो इससे क्या बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है। जो हमारा ऑर्डर्ड सिस्टम था वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट होता जा रहा है, लेकिन हम वापस जो डिसऑर्डर से ऑर्डर्ड सिस्टम में नहीं बना पा रहे। तो इसीलिए जो एंट्रोपी है हमारे यूनिवर्स की वो ऑलवेज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था, इसने हमें किसके बारे में बताया, एंट्रोपी के बारे में भी बताया। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।